हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स। टाइम ऑफ सप्लाई में कितनी अमेंडमेंट है? तो दो अमेंडमेंट है इसके अंदर, दोनों आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। पहली अमेंडमेंट किसके ऊपर है, ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पे किसके ऊपर अमेंडमेंट है? रोड का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना और उसका मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, जैसे कि हाईवे बना दिया कोई, है ना। ठीक है, तो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर ने जो हाईवे बनाया है, ठीक है ना, हाईवे बनाया प्लस में वो कह रहा है कि चलो इसकी मेंटेनेंस भी। तो इसके ऊपर बेसिकली क्या है, एक अमेंडमेंट है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको करा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मोड। ठीक है ना, मॉडल। ये क्या है क्या नहीं है इनको छोड़ो, आप यहाँ पे आते हो, देखो। ठीक है ना, मैंने ऊपर जो लिख रखा है वो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड उसकी मेंटेनेंस भी। ठीक है, इसके ऊपर अब होता क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरे को रोड बनाने के लिए दिया कि भैया तुम्हें जो है एक रोड बनाना है। मैंने कहा जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक हाईवे बनाना है और बना दोगे? मैंने कहा बना देंगे। तो यहाँ पे ये तो होगी गवर्नमेंट, है ना, एक तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो इन्होंने बोला कि भैया रोड बनाना है। मैंने कहा कि रोड ही बनाना है? उन्होंने कहा रोड भी बनाना है और साथ में ना उसकी मेंटेनेंस भी फिर आपको ही देखनी है। मैंने कहा रोड बनने में लगेंगे जी 2 साल, मेंटेनेंस लगभग 10 एक साल तक उसकी मेंटेनेंस मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें एक साथ बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहा हूँ। रोड भी बनाना है और उसका फिर देखभाल भी करनी है, उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है अगले 10 सालों तक। ठीक है, 2 साल मेरे को रोड बनाने में लग जाएंगे, 10 साल उसकी मेंटेनेंस देखनी है। नॉर्मली जो पीरियड होता है ना, ठीक है ना, रोड बनाना मेंटेनेंस वगैरह, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 से 17 साल के बीच में एक टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब होएगा क्या, अब गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करेगी। ठीक है, तो जो पेमेंट करेगी ना वो स्प्रेड कर देंगे ओवर द ईयर्स। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट पे करने वाली है ना वो, ठीक है ना, पेमेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा उसके हिसाब से या थोड़ा थोड़ा पेमेंट करती रहेगी गवर्नमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, रोड भी बनाना मुझे और मेंटेनेंस, लेकिन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे क्लैरिफिकेशन में बता रखी यही बात। ठीक है, क्या कि भैया जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोनों चीजों का, आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है और उसकी मेंटेनेंस भी, कॉन्ट्रैक्ट दोनों का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। आपका जो पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता रहेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे काम कंप्लीट होता रहेगा या जो भी हम टाइम डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट आपको मिलता रहेगा। मैंने कहा जी ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो लगभग 3 महीने से ज्यादा ही रहेगा, है ना। टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही लगेगा, है ना। तो उस इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है, ठीक है, कि गवर्नमेंट मुझे जो पे कर रही है ना, तो गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है तो इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है, तो क्या यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, यानी गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट भी तो देगी ना। ठीक है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी देगी। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट देगी गवर्नमेंट मेरे को, क्या जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, जो टैक्सेबल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना, क्या उसके अंदर इंक्लूड होगी? तो ये भी बात ध्यान रखना, वो वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको दोबारा से एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है ना, मोटे मोटे आपको कुछ भी मतलब इसके अंदर बाकी जो चीजें वो तो ऐसे ही फिजूल की बात है। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई हमें निकालना सीखना है इस क्लैरिफिकेशन के अंदर, और ये क्लैरिफिकेशन किसके ऊपर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, अब इशू क्या है, इशू ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को यानी मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आप रोड बनाओ, ठीक है ना, उसकी मेंटेनेंस भी करो 10 साल तक या जो भी है। ठीक है, नॉर्मली जो पीरियड होता है इनका वो 15 से 17 साल के बीच में होता है, ऐसा लिख रखा है। ठीक है, अब वो लोग मुझे पेमेंट करते रहेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना। मैं काम करूंगा वो मुझे पेमेंट करेंगे, काम करूंगा पेमेंट करेंगे। नॉर्मली पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में या काम कंप्लीट होने पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मुझे मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर दो काम करने हैं मुझे। क्या करना है, एक तो रोड भी बनाना है और दूसरा उसका मेंटेनेंस भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा इनका, कॉन्ट्रैक्ट वो सिंगल ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में रहेगा। ठीक है ना,
क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे नॉर्मली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पीरियड में क्या होता है, 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड होता ही है, तो इसलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ये भी बात क्लियर है। अब गवर्नमेंट की तरफ जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता रहेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या है, ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करेगी ना, ठीक है ना, वो जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में काउंट होएगा। अब सवाल ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई जब हम निकालेंगे इस केस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हम निकालते हैं ना टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ओके, इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे, ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, ठीक है ना, यहाँ पे जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, कि इनवॉइस कब इशू किया है। अगर इनवॉइस इशू किया है, ठीक है ना, विद इन 30 डेज, ठीक है ना, अगर इनवॉइस इशू किया गया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, तो फिर ये प्रोविजन लग जाएगा। अगर विद इन 30 डेज नहीं किया है, अगर डेट इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन 30 डेज, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो फिर ये प्रोविजन लग जाएंगे 13(2)(b) के, है ना, अदरवाइज ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। अगर विद इन 30 डेज है, ठीक है, यानी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, ठीक है ना, तो क्या होएगा, जो भी मतलब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, डेट ऑफ इनवॉइस देख लो और पेमेंट की डेट देख लो, विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर विद इन 30 डेज नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो इनवॉइस इशू किया गया है वो विद इन 30 डेज नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वहां से विद इन 30 डेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, हम कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ पेमेंट तो सेम रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस की डेट की जगह पे यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रहेगी, है ना। डोंट वेरी, ये चीजें हम अभी विद एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये ध्यान होगा वो आपको, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो दे रखे हैं ये सीए के अंदर, स्टडी मैट के अंदर ICAI के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ICAI का पहला एग्जाम्पल क्या उन्होंने दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने सर्विस प्रोवाइड की है बी लिमिटेड को और उसकी डेट बता रखी है किस दिन सर्विस प्रोवाइड की है। फिर ए लिमिटेड ने इनवॉइस इशू किया है, वो उसकी डेट बता रखी है, ठीक है ना, और पेमेंट कब मिला है, ठीक है ना, वो बता रखा है। ए लिमिटेड को पेमेंट कब मिला है बैंक के अंदर वो बता रखा है, ठीक है ना, रिसीव्ड कब हुआ, क्रेडिट कब हुआ वो बता रखा है, ठीक है ना, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया है ए लिमिटेड ने वो बता रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, अब हमें निकालना है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा। अब देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि विद इन 30 डेज है। अगर विद इन 30 डेज है तो फिर ये लग जाएगा, अगर विद इन 30 डेज नहीं है तो फिर नीचे वाला लग जाएगा। तो ये हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या, कि भैया इसका जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। देखो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू किया गया, यहाँ पे 15 जून को इनवॉइस इशू किया गया, ठीक है ना, 15 जून को इनवॉइस इशू किया गया है। तो क्या ये विद इन 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, 10 जून। क्या ये या 10 जून से लेके विद इन 30 डेज उन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया है। तो 10 जून से लेके 10 जुलाई तक, ठीक है, 30 डेज होते हैं, है ना। तो 10 जुलाई से पहले ही है ना ये, तो है ना, तो इसका मतलब विद इन 30 डेज का केस बन गया। तो विद इन 30 डेज में क्या होता था, अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते थे, डेट ऑफ इनवॉइस की डेट ले लो जो इशू करने की डेट है, और डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, रिसीट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट की डेट ले लो, ठीक है ना, ओके, पेमेंट कब मिला उसकी डेट ले लो और इनवॉइस की डेट ले लो। तो इनवॉइस की डेट तो ऊपर दे ही रखी है, आप ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू किया है, 15 जून, तो 15 जून ले लो नीचे, यहाँ पे 15 जून हो गया। अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे लेते हैं, ये भी आप, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये कैसे लेते हैं, ठीक है ना, ये देख लो बैंक में कब आया और बुक्स में कब है, ठीक है ना, रिकॉर्ड हुआ है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, 20 जून और 30 जून, 20 जून हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बता भी रखा है 20 जून कैसे निकाला ढंग से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 जून। अब 15 जून और 20 जून, विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा, 15 जून। तो ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहता है, ये भी ICAI का एग्जाम्पल है, ये सारे मैंने वहीं से उठाए हैं। अब ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बी लिमिटेड को, उसकी डेट बता रखी है, और इनवॉइस किस डेट को इशू किया वो भी बता रखा है यहाँ पे, और वही बैंक अकाउंट में कब पैसे आए हैं, ठीक है ना, बुक्स में कब रिकॉर्ड किया वो सब बता रखा है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पेमेंट की डेट निकालनी हो तो पेमेंट की डेट तो निकल जाएगी दोनों में से विच एवर अर्लियर, ठीक है ना, 20 जून। ये तो मैंने अभी बताया ही था आप लोगों को, है ना। अब बचता क्या है, अब ऊपर आ जाओ। अब ऊपर क्या देखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब आपको ये देखना है कि इनवॉइस कब इशू किया है। तो यहाँ पे इनवॉइस इशू हुआ है 7 जुलाई को, ठीक है ना। और सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कब है, सप्लाई ऑफ सर्विस कब है, 10 जून। 10 जून से विद इन 30 डेज है, 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक, हाँ विद इन 30 डेज का केस है ये भी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी विद इन 30 डेज है, पहले वाले प्रोविजन लग जाएंगे। तो क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर, सेम वही, ठीक है ना। इनवॉइस की डेट ले लो, इनवॉइस की डेट क्वेश्चन में 7 जुलाई है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ये कैसे निकाली थी, ऊपर निकाले थे ना 20 जून, वो ले लो। दोनों में से तो कौन सी अर्लियर है, 20 जून। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ये हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड की है 10 जून को, इनवॉइस हुआ है 15 जुलाई को, ठीक है ना। और बाकी ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दोनों में ये तो हो ही जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाला केस तो विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा इनमें से। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे 20 जून आ गया, बोलो क्लियर है ये भी। अब यहाँ पे ये देखो कि इनवॉइस कब इशू है, 15 जुलाई को। अब सर्विस कब प्रोवाइड की है, 10 जून को। 10 जून से लेकर 30 दिन जोड़ो, 10 जून से 10 जुलाई, तो 10 जुलाई के बाद है, ये तो आफ्टर 30 डेज है ना, ठीक है ना। इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, इसका मतलब दूसरे वाला केस लग जाएगा। उसमें क्या होता था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो ऊपर से उठा के लिख लेना हमें, है ना, जो निकाला था अभी, क्लियर है। और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऊपर से क्वेश्चन से देख लो आप। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कहाँ गया, एक मिनट को, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये रहा, ठीक है ना। सर्विस कब प्रोवाइड की है, 10 जून। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये होगा आपका, ठीक है ना, कि भैया आपने सर्विस कब दी है, यानी कब कंप्लीट हुई है, 10 जून को, ठीक है। तो विच आर अर्लियर कर दो दोनों में से 10 जून। तो चलिए ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अब दूसरी जो क्लैरिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं ICI के, और मैंने पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन करा दिया है, ठीक है ना। आई होप एकदम से क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं था उसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्लैरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। ये जो दूसरा क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर हम जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे सर्विस का, स्पेक्ट्रम के ऊपर है ये, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता स्पेक्ट्रम सर्विसेज क्या होती हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने दे रखी है कि स्पेक्ट्रम सर्विसेज का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम सर्विसेज का मतलब है जैसे कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है ना, ओके, तो गवर्नमेंट से क्या करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से क्या करती है, वो राइट परचेज करती है, राइट टू यूज, मतलब ठीक है ना, स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए राइट लेती है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं ना जो, ठीक है ना, जैसे कोई मोबाइल कंपनी है उसने गवर्नमेंट से बात की कि भैया हमें स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए राइट दे दो, है ना, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उस केस में, है ना। तो उसके लिए चार्जेज देते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर जो होते हैं, है ना। मोबाइल वगैरह कंपनी जो होते हैं, वाईफाई वाली होगी या फिर TV ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सब मैंने यहाँ पे दे भी रखा है डिटेल में, ठीक है ना, यही लिख रखा है। आगे चलते हैं। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट समझना जरूरी है। इस पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि जो ये देखो, एक तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, बिडर, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना, बिड्स फॉर सिक्योरिंग द राइट टू यूज, ठीक है ना, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो स्पेक्ट्रम के राइट यूज करने के लिए, ठीक है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, गवर्नमेंट से राइट खरीद रहा है स्पेक्ट्रम के, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है ना, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो यहाँ पे रिसिपिएंट होगा, ठीक है ना। इस केस में टेलीकॉम ऑपरेटर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रजिस्टर्ड होगा तो इसके केस में क्या होगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है ना वो RCM के अंदर टैक्स पे करेगा, GST भरेगा, तो यहाँ पे RCM लग जाएगा। पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो गया हुआ, ठीक है ना। तो दोबारा एक बार बता देता हूँ क्या है। एक तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं टेलीकॉम ऑपरेटर हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा कि मुझे स्पेक्ट्रम यूज करने दो, गवर्नमेंट के लाओ पैसे दो, तो गवर्नमेंट सप्लायर होगी और मैं रिसिपिएंट होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सप्लायर और मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा धंधा लेके बैठा हूँ, है ना। तो मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मैं होगा, यानी टेलीकॉम ऑपरेटर। RCM के अंदर मुझे ही GST भरना पड़ेगा। ये है पहली बात यहाँ पे जो आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बातें बता रखी है, ठीक है। ये कह रहा है कि इन केस वेयर फुल अप फ्रंट पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया टेलीकॉम ऑपरेटर ने क्या कर दिया, ठीक है ना, पेमेंट सारा का सारा जो पेमेंट है, ठीक है ना, वो कर दिया है एक ही बार में, है ना। तो GST क्या होएगा, जो भी पेमेंट किया है वो, या जो भी ड्यू डेट वगैरह होगी, जो भी ड्यू होगा, जिस डेट पे होता होगा ड्यू वगैरह, उसका विच एवर इज अर्लियर। हालांकि आगे कवर कर देंगे हम लोग। मेन चीज ये है। अब इस पे आ जाओ।
अब देखो ये भी तो हो सकता है ना कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, वो भैया इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। मतलब मैं गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ, अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो फिर वही 3 मंथ से ज़्यादा का पीरियड हो जाएगा यहाँ पे, और 3 मंथ से ज़्यादा का पीरियड होते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो आरसीएम के अंदर टैक्स भर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन कैसे लगेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल क्लैरिफिकेशन निकाल के इसके प्रोविजन यहाँ पे बनाए गए हैं। आइए इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, ठीक है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर मैं पूरा एकदम सीधा सीधा बोलूं तो यही होगा कि जीएसटी वुड बी पेबल एज एंड व्हेन, ठीक है ना, पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज ड्यू, ठीक है ना, ओके समझ रहे हो। तो पेमेंट इज मेड एंड पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखना, यही प्रोविजन है, यही पीछे दे भी रखा था। इसकी क्लियरिटी के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वेरी। यहाँ पे एक और चीज बता रखी है कि अगर गवर्नमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए देती है, ठीक है ना, वेयर एनी नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टू सक्सेसफुल बिडर परचेजर फॉर राइट टू यूज सेड नेचुरल रिसोर्सेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वही होगा, ये अभी सेम सिमिलर ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसे भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ये भी एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर दे रखा था, ठीक है ना। अब इसकी क्लियरिटी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ज़्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए तो समझ लो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे जाते हैं, ये ICAI का अपना एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज टू बी लिमिटेड, ए ने बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी डेट दे रखी है। और यहाँ पे एक बात क्लियर बोल रखी है, क्या, सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो इन्होंने बोल ही दिया। अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सप्लायर है, मैं रिसिपेंट हूँ, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में, तो वही बोल रहा है कि आरसीएम लगेगा यहाँ पे। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी डेट बता रखी है। ए लिमिटेड ने इनवॉइस कब इशू किया, उसकी डेट बता रखी है, ठीक है ना। वहाँ पे पेमेंट मिलता था, यहाँ पे पेमेंट डेबिट होएगा, है ना, तो पेमेंट डेबिट कब हुआ वो बता रखा है बैंक अकाउंट में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुआ वो बता रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमें करना क्या है, जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे इस केस के अंदर, तो 3 डेट ले लो यहाँ पे, उनमें से जो भी अर्लियर होगी। कौन कौन सी डेट, ये देख लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और बैंक अकाउंट की। तो ये रहा बैंक अकाउंट की, तो 20 जून होगी, यहाँ पे ले आओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की 30 जून होगी, यहाँ पे ले आओ। डेट इमीडिएटली, ठीक है ना, फॉलोइंग 60 डेज सिंस इशू ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस की डेट देख लो, वहाँ से 60 दिन। तो इनवॉइस की डेट क्या है, ठीक है ना, ये रहा इनवॉइस की डेट, ये रही 15 जून। 15 जून से 60 दिन लगाओ, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो यहाँ पे ये आ गया 15 अगस्त। अब ये देख लो, तीनों में से बीच अर्लियर देख लो, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 जून है, ठीक है, तो 20 जून आ जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा था, वो भी अपन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ICAI का, इसके अंदर क्या बोल रखा है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके डेट दे रखी है। फिर से वही लाइन दे रखी है, सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। ए लिमिटेड ने इनवॉइस की कब किया वो बता रखा है, डेबिट कब हुआ है बैंक अकाउंट में वो बता रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर से वही काम करना है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए विच एवरी अर्लियर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट ये रही 15 सितंबर, यहाँ लिख लो 15 सितंबर, ठीक है ना। डेबिट कब हुआ बैंक अकाउंट में, 20 सितंबर, 20 सितंबर ये लिख लो। डेट ऑफ इमीडिएटली 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो इशू ऑफ इनवॉइस था वही 15 जून, ठीक है ना। 15 जून से वही 15 जुलाई, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त होगा विच एवरेज अर्लियर। अब इनमें से तीनों में से अर्लियर तो 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे ICAI स्टडी मेट के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे ना, साथ में कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन के, मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, ठीक है ना। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। मैं आपको इस महीने के एंड तक सारी की सारी अमेंडमेंट्स दे दूंगा चैप्टर्स की, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या क्या कवर हो जाएगा, कंप्लीट अपना कस्टम्स हो जाएगा, उसका मैराथन भी डला हुआ है, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद थ्योरी के 9 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। 9 में से मेरे ख्याल से 7 चैप्टर डल चुके हैं, फिर जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर वो 2 चैप्टर भी डाल दूंगा मैं, तो थ्योरी के सारे चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, कस्टम हो जाएगा और सारी अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। फिर जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जो नोट्स बना रहा हूँ अब की बार प्रॉपर पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि होता है पढ़ते कुछ हो रहा है, उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं और एग्जाम में कुछ और करके आते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इसलिए प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।
थैंक यू।